हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, मैंने आपको उससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि जिक्रा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। जिक्रा को फिर से एडमिट करने का बोला था। फिर से जिक्रा को 2 महीने के लिए डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। जिक्रा को डॉक्टर ने 2 टाइम फीड देने का बोला था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। हम 2 टाइम जाते थे क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हम आज 2 ml दूध बढ़ा रहे, 3 ml मिल्क बढ़ा रहे। 2 या 3 ml पे से ही जिक्रा का शुरू होता था। फिर डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, आज उसने ठीक से दूध नहीं लिया, इसलिए फिर से 1 ml हमने कम कर डाला है। रोज़ डॉक्टर से अपडेट लेना, फिर से वही सब शुरू हो गया था। डॉक्टर से पूछो क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, कब ठीक होगा, कब उसे डिस्चार्ज मिलेगा। हम सब लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नवाज़ का डेली अप डाउन, उनका डिस्टर्ब रहना, उनको देखकर मेरा जी जलता था कि कितनी प्रॉब्लम है। वो रोज़ आते थे, अपने ऑफिस का काम निपटा के फिर से मेरे घर आकर जल्दी से हॉस्पिटल का अपडेट लेकर कहते थे कि नहीं, आज डिस्चार्ज होगा या तो 1 वीक के बाद होगा। मेरा भाई या तो मेरे पापा, कोई भी मॉर्निंग में जब जाए हॉस्पिटल, तब मैं बोलती थी कि मैं उनके साथ जाती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि नहीं भी जा पाती थी, इसलिए शाम को जाती थी। सिर्फ 2 या 3 मिनट उसके पास हमको खड़े रहने देते थे, ज़्यादा वक्त नहीं रहने देते थे, क्योंकि NICU में दूसरे भी प्रीटर्म बेबी होते हैं। बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए वो। जिक्रा ने 1 साल तक हमारे साथ एक भी त्योहार नहीं मनाए। सारे के सारे वो हॉस्पिटल में ही थे। हम उसको जब ईद होती थी तब उसे देखने हॉस्पिटल जाते थे। मैं रोती थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोलते हैं ना सब कि जो सच्चे होते उनके साथ ऊपर वाला ज़्यादा परीक्षा लेता है। सब ऐसा ही मुझे बोलते थे, मेरे नानी भी, कि बेटा तू सब्र कर, सब कुछ ठीक होगा। और देखो, सब्र करते करते इतना हौसला आ गया कि नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो भी गया। मैं उन सब दिनों को याद भी नहीं करना चाहती, बस आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अब भी आँख में आंसू आ रहे हैं वो सब कुछ याद करके कि बहुत बुरा वक्त था। किसी को ऐसा दिन ना देखने मिले, ऐसी ही दुआ करती हूँ। फिर से जिक्रा को डिस्चार्ज दिया और फिर हम घर आए। तब भी मुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल रखा था। मैं और मेरे मम्मी हॉस्पिटल में रुके थे। फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया कि आपको इस तरीके से केयर करना है, सब कुछ ऐसे हैंडल करना है, मीन्स कि सैनिटाइज मिनट मिनट पे जैसे नर्स यूज़ करते उसी तरीके से उसको यूज़ करना है। कोई भी इन्फेक्शन वाला इंसान उसके आसपास नहीं होना चाहिए। हमारा ऊपर जो हॉल था उसमें मैं, मेरे मम्मी, जिक्रा और नवाज़ आए तो नवाज़, या फिर रात को मेरा भाई, मेरे पापा, बस 2-3 मिनट देखकर सब लोग नीचे चले जाते थे। क्योंकि एक कमरे में जैसे कि NICU में कितना सेपरेट होता है, उसी तरीके से मैं पूरा साल उसी तरह ऊपर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़रा भी इन्फेक्शन लगने पे जिक्रा की तबीयत ख़राब हो जाती थी। जैसे कि सर्दी ज़ुकाम होता है तो कोई भी उसके आसपास होता है तो भी उसे डॉक्टर बोलते हैं कि उसे इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे को भी बोल दिया था कि अगर आपको भी सर्दी, बुखार या तो खांसी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप भी उससे दूर रहना, वो कमरे में मत रहना जहाँ पे जिक्रा है। क्योंकि उस जिक्रा को आइस स्पेशलिस्ट पास ले जाने का डॉक्टर ने बोला था। जिक्रा जब एडमिट थी तब डॉक्टर विजिट के लिए डॉक्टर को वहाँ पे बुला लेते थे, जो आइस स्पेशलिस्ट है उनको, या तो फिर नर्स एम्बुलेंस में लेकर जिक्रा को उस हॉस्पिटल ले जाती थी जहाँ आइस स्पेशलिस्ट है।
जिक्रा को दोनों आँख में दो दो इंजेक्शन लगाए थे। जी हाँ, मेरी बच्ची को दोनों आँखों में 2 इंजेक्शन लगाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने वो बोला कि प्रीटम बेबी है, उसका ग्रो उतना नहीं हुआ जितना आँख में होना चाहिए। उसकी वजह से आँख में इंजेक्शन देगी तो जिक्रा की जो रोशनी हो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। जब उसकी आइज़ का चेकअप होता था तो हम लोग घर पे से जाते थे हॉस्पिटल, जो आइज़ स्पेशलिस्ट है उनके पास, और वहाँ पे से नर्स जिक्रा को लेकर के आते थे। तब हम जिक्रा को उस बहाने देखते थे कि थोड़ी देर वो हाथ में दे, लेकिन नर्स नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम में से उसको फिर से इन्फेक्शन लग जाए। वो उसका जो मॉनिटर होता है वो साथ में लगेला होता है। वो सब पूरी किट साथ में लेकर के वहाँ पे आते थे कि जिक्रा को ना करे खुदा कोई दिक्कत आए तो इमरजेंसी में क्या करना। वो सब नर्स उनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ लाते थे। फिर से जिक्रा जब 2 महीने के बाद डिस्चार्ज होकर के घर पे आई, तब हम उसको रूटीन चेकअप के लिए ले जाते थे। फिर आई स्पेशलिस्ट ने बोला कि अभी उसकी आइज़ का सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ जो राइट आई है उसमें 99% ग्रो है, लेकिन जो 1% ग्रो है वो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्या है कि वो प्रीटम बेबी है, उसके हिसाब से उसको तेज़ी से बढ़ना नहीं ठीक लगेगा। जैसे उसका वेट गेन होगा उस मुताबिक उसकी आइज़ में भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन ज़िक्रा का वेट बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि 2 ml या 3 ml फीड देने के बावजूद भी उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, यानी कि लंग्स में दूध चला जाए, उसकी वजह से उसके जो लंग्स थे वो छोटे हो जाते थे। फिर ज़िक्रा का सब कुछ नॉर्मल था, आइज़ में भी सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला कि जैसे ग्रो बढ़ेगा उस मुताबिक उसके आई में भी सब कुछ लेवल आ जाएगा। जो लेफ़्ट आई थी उसमें 80% ग्रो था, तो डॉक्टर ने बोला कि वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अगर थोड़े महीनों में नहीं हुआ तो उसके बाद मैं आपको जो सजेस्ट करूँ वो आप करना। फिर उसके जो पीडियाट्रिक डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि एक बार ज़िक्रा का बेरा रिपोर्ट भी करवा लेना। तो ज़िक्रा की तबीयत लेवल चल रही थी, तो हमें लगा कि अब उसका हमें बेरा रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। तो हम बेरा रिपोर्ट करवाने के लिए गए थे, मैं, नवाज़, मेरी मम्मी और मेरा भाई। हाँ, हम इतना बेरा रिपोर्ट करवाने गए थे। तो उसका रूटीन चेकअप के बाद डायरेक्टली हम उसी हॉस्पिटल गए थे। हमने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। हमारी अपॉइंटमेंट में 3 पेशेंट के बाद हमारा टर्न था। हम बैठे हुए थे तो वो हॉस्पिटल में अचानक से लाइट चली गई, तो थोड़ी वहाँ पे भीड़ थी। हम ज़िक्रा को लेकर के साइड में ही खड़े हुए थे, लेकिन सफोकेशन बढ़ चुका था। फिर भी हम उसे ज़िक्रा को एक बार तो जब लाइट थी तब मशीन चेक करके सब कुछ वो जेल लगाते थे, वो जेल भी लगा लिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर बोले कि आप 5-10 मिनट वेट करो, उसे एक सिरप पिलाना है, उसके बाद उसका बेरा रिपोर्ट होगा। फिर वो डॉक्टर ने उसे वो सिरप पिलाई। सिरप वो ज़रा थिक थी, क्योंकि डॉक्टर उसे जो मुझे रेगुलर कैल्शियमैक्स वगैरह जो उसकी सिरप जो दी है वो एकदम से पतली, एकदम वो पानी जैसी होती है, ताकि ज़िक्रा आसानी से पी सके, उसकी जो वेन है उसमें अटके ना। वो जो सिरप उन्होंने पिलाई डॉक्टर ने, जहाँ पे हम बेरा रिपोर्ट करवाने गए थे, वो थोड़ी ठीक थी। डॉक्टर बोले इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे एक दफ़ा पिला दो। जैसे ही हमने वो पिलाई, थोड़ी देर में ज़िक्रा ने वोमिट की। वो नॉर्मली वोमिट तो करती ही थी, तो हमें लगा ओके चलो वोमिट की है। डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, वोमिट कर दी, इट्स ओके। तो मैंने आपको बोला वहाँ पे लाइट जा चुकी थी और उसे सफोकेशन हो रहा था। मैं उसे रमा ही रही थी, मेरी ही गोद में थी ज़िक्रा, तो हम उसे नीचे बैठ करके खिल लगा रहे थे।
मैं और मेरे मम्मी उसे खेल लगा रहे थे। नवाज़ पीछे वाली चेयर में ही बैठे थे और मेरे भाई के कुछ शोरूम का काम था तो वो नीचे निपटा रहा था। ज़िक्रा ने अचानक से स्माइल करने का बंद कर दिया। उसकी आई जो थी वो एकदम वो ऊपर देखकर वो बंद कर रही थी। मुझे उसकी तबीयत देखकर के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी ये ऐसी हरकत क्यों कर रही। फिर वो धीरे-धीरे वो एकदम से सो ही गई। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कर रही है? मैं उसे रमा रही थी। मेरे मम्मी को डाउट गया कि क्या कर रही है? क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? मेरी मम्मी ने उसे हाथ में ली। वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी। मैं और मेरी मम्मी उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। 1 सेकंड में आँख खोले फिर से बंद कर दे रही थी। नवाज़ को हमने बोला कि नवाज़ देखो तो ये क्या कर रही है? नवाज़ ने बोला कि क्यों ये जग नहीं रही देखो तो। हमने उसे एक बार पंप देने की भी कोशिश की लेकिन वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रही थी। हम एकदम डर गए। डॉक्टर को बोला कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नवाज़ भी एकदम से चिल्लाने लगे कि जल्दी से कुछ करो, इसे क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है? हम जल्दी से वहाँ से भागे। हमने पैर में सैंडल भी नहीं पहने, वहाँ से फाइल भी नहीं ली और सीधा हम नीचे उतरे। लिफ्ट की भी राह नहीं देखी। एकदम स्पीड में हम भागे वहाँ से। मेरे भाई को जल्दी से बोला कि स्पीड में कार भगा भाई, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसे क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने उसे जल्दी से चेकअप किया, जहाँ पे उसका रेगुलर चेकअप हम जहाँ करवाते हैं उसी डॉक्टर पास जहाँ इतने महीने से एडमिट थी। वो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप आकर के गए हो, इतनी देर में क्या हो गया? उनको सब हमने हिस्ट्री की। डॉक्टर ने बोला उसका जो O2 है वो अभी 8% ही चल रहा है। हम एकदम घबरा गए थे। हम बहुत रो रहे थे कि अचानक से ये क्या होगा। ज़िक्रा ना एकदम से डीप स्लीप में चली जाती थी। ये सब कुछ मुझे याद नहीं करना। मैं बस आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप सबके साथ भी किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो बस हिम्मत मत हारिएगा। मैं पूरी स्टोरी आपको बोलूँगी अभी तक की कि 1 साल के अंदर हमने क्या-क्या सहन किया है। कि बस हिम्मत मत हारना कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। बस हमें फिज़िकली, मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। बी स्ट्रॉन्ग। फिर से डॉक्टर ने उससे बोला कि ज़िक्रा को फिर से एडमिट करना पड़ेगा। फिर से ज़िक्रा को हाँ 1 डेढ़ महीने के लिए डॉक्टर ने एडमिट किया था। मैं रोज़ उसके पास जाती थी। ज़िक्रा के फ़ोटोज़, वीडियोज़ रोज़ लेती थी। बस दुआ करती थी कि कब ये सब ख़त्म होगा, कब ये बुरा वक़्त ख़त्म होगा, कि बस मेरी बच्ची को और कितना मुझसे अल्लाह दूर रखेगे, कि जल्दी से बस हमेशा के लिए वो मेरे पास ही रहे। मैं यही चाहती थी कि बस हॉस्पिटल हमें अब ना जाना पड़े। लेकिन खुदा की क्या मर्ज़ी थी कि बस बार-बार बस वो 3-4 दिन मेरे पास रहती थी। क्या होता था फिर से उसे एडमिट करना पड़ता था। फिर से 8-10 दिन मेरे पास रहती थी, फिर से ज़िक्रा को एडमिट करना पड़ता था। डॉक्टर जब बुलाते थे, मैं, मेरे मम्मी, नवाज़, मेरा भाई या सब लोग, मेरे पापा, मेरे जेठ जी, कोई ना कोई हमारे साथ रहता था और हम हॉस्पिटल जाते थे। वो सब कुछ उसका याद करके पैक करके ले जाना, फिर से हम उसके कपड़े ले जाते थे कि आज शायद डिस्चार्ज दे या कल दे। डॉक्टर को बोलते थे कि कब डिस्चार्ज होगा। डॉक्टर बोलते थे कि अभी सब्र रखो, हम ऐसा कुछ करके दे कि आपको वापस हॉस्पिटल ही ना आना पड़े। कई बार तो डॉक्टर पे भी हमको गुस्सा आ जाता था कि आखिर डॉक्टर हमको सही कुछ बता क्यों नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हॉस्पिटल भी बहुत दूर था। घर पे से टिफ़िन ले जाकर वहाँ पे सब कुछ एडजस्ट करना। हमें 3-4 दिन रुकना हो तो हमारे सब क्लोथ्स, खाना, बर्तन वग़ैरह सब कुछ बहुत एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे कंटिन्यू 24 आवर्स रहकर सब कुछ मैनेज करना कि घर पे कौन रहेगा, हॉस्पिटल में मेरे साथ कौन रहेगा, ज़िक्रा के साथ कौन रहेगा, सब मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं और मेरे मम्मी कंटिन्यू हॉस्पिटल रहते थे, मेरे भाभी घर संभालते थे, नवाज़ अप डाउन करते थे। सब कुछ सब लोग की हालत देखकर हमें
बहुत अंदर से ऐसा होता था कि अब ये हमारा वक्त कब ख़त्म होगा। मैं नमाज़ पढ़ के खुदा से बस एक ही दुआ करती थी, या रब अब हमारी कितनी परीक्षा लेने की बाकी है। बस दुआ ही एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान फरमाता है। मैं दुआ करती थी कि जल्दी से मेरी बच्ची वापस मेरे पास आ जाए, जल्दी से वो मेरी गोदी में आ जाए। सब बच्चों को देखकर मुझे भी ऐसा होता था कि मेरी बच्ची भी सबके पास आ जाए, जल्द से जल्द वो भी सबके साथ खेले। कब नॉर्मल लाइफ होगी, सब कुछ पहले के जैसा कब होगा, बस एक ही दुआ करती थी दिन रात। थर्ड टाइम ज़िक्रा को एडमिट किया था और फिर डिस्चार्ज देने वाले थे। 18 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज देने वाले थे। तब डॉक्टर ने बोला कि अब उसका इस तरीके से ख्याल रखना है कि उसे वॉमिट ना होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने उसे आरटी लगाई थी, यानी कि उसे नली लगा करके घर पे दिया था। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ सिखाया था कि किस तरीके से मुझे आरटी फीडिंग देना है। मुझे डॉक्टर ने 6 दिन की ट्रेनिंग दी थी कि आप उसको इंजेक्शन के थ्रू किस तरीके से फीड देना है, किस तरीके से मुझे उसको नैप देना है, किस तरीके से मुझे उसको बर्फिंग करवाना है। वो आरटी थी, वो ज़िक्रा उतनी उछल कूद करती थी कि वो नाक में से जो उसको नली डाली थी वो खींच करके बाहर निकाल देती थी। मुझे उसका बहुत अच्छे से केयर करनी थी कि वो कुछ उसको दिक्कत ना हो, कुछ उसे तकलीफ़ ना हो, उस तरीके से मुझे उसको संभालना था। डॉक्टर ने उसे आरटी वेन जो लगाई थी उसे देखकर हमें बहुत दुख हो रहा था कि मेरी बच्ची को नाक में से फीडिंग देना पड़ता है, मुंह में से उसको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर लंग्स में थोड़ा भी कुछ गया तो ज़िक्रा को फिर से ऑटो डाउन हो सकता है। उस वजह से डॉक्टर ने आरटी फीडिंग बोला था। आरटी फीडिंग मैं उसको घर पे देती थी, किस तरीके से मैंने मैनेज किया, सब कुछ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो मैं आपको फिर कोई व्लॉग में बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।